Hello friends, welcome to my channel Bits Aboard. In today's video, we'll learn about the second part of the third chapter of English Literature First Flight of Class 10th, which is Two Stories of Flying. इसमें हम इसका सेकंड पार्ट जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के राइटर जो है वो फ्रेडरिक फोर्सिथ हैं। ठीक है, ये नरेटर अपनी ये कहानी बताते हैं क्योंकि नरेटर एक पायलट थे। ठीक है, तो जो हमारी इसके पहले वाली वीडियो थी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने इस चैप्टर का चैप्टर स्केच भी जो है इस चैप्टर का हमने पढ़ लिया था। तो अगर वो उसको आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। उसको जानने के बाद ये स्टोरी आपको और इजी लगेगी। ठीक है, तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, इसमें दो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। पहले को हमने कवर कर लिया है और ये हम दूसरे को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस स्टोरी में जो है मेनली जो है तीन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला जो है एक ये नरेटर जो है हमारा, जो कि एक पायलट रहता है और उसको फ्रांस से इंग्लैंड तक वो अपने एरोप्लेन को लेकर जाता है। उसको अपनी फैमिली से मिलना होता है। ठीक है, इसलिए वो रात में ही, वो मौसम ख़राब होता है फिर भी वो अपने एरोप्लेन को लेकर निकल जाता है। सेकंड जो कैरेक्टर होता है वो अननोन फ्रेंड, उसका एक अननोन फ्रेंड होता है, यानी कोई एक इंसान होता है और वो उसकी मदद करता है। ठीक है, वो उसकी मदद करता है, इसलिए वो यहाँ पर इसको फ्रेंड बोला गया, लेकिन वो उसको कभी नहीं जानता, उसको पहली बार मिलता है वो। ठीक है, तो इसलिए उसको अननोन फ्रेंड बोला गया, जो कि नरेटर को मदद करता है उसको तूफान से निकालने के लिए, तूफान में उसको रास्ता दिखाता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर का वो एक लेडी है जो कि कंट्रोल रूम में बैठी होती है। ठीक है, जो कि उससे जाके नरेटर पूछता है कि क्या मतलब एक ब्लैक एरोप्लेन थी, उसको कोई उड़ा रहा था, वो कौन था। तो फिर वो लेडी उसके बारे में उसको गाइड करती है, उसको बताती है उसके बारे में। ठीक है, तो इस स्टोरी को जो हम चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। ये तीन कैरेक्टर्स थे जिसको मैंने ऐसे बता दिया। तो द ब्लैक एरोप्लेन इस चैप्टर का नाम है। द ब्लैक एरोप्लेन सेकंड पार्ट है हमारा थर्ड चैप्टर का। एक काला हवाई जहाज। इस चैप्टर के राइटर जो हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ है हमारे। इस स्टोरी में जो नरेटर है हमारा वो इंग्लैंड में अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं छुट्टियों में। वो बहुत ही खुश हैं। वो इंग्लैंड जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे ताकि वो जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, द ट्रिप टू इंग्लैंड। ठीक है, जो उनका ट्रिप था इंग्लैंड के लिए, तो वो इंग्लैंड जाते हैं। जो ऑथर है हमारे, जो लेखक हैं, वो एरोप्लेन को वो रात में उड़ाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा और अपने फैमिली के साथ सुबह इंग्लैंड का नाश्ता करूंगा। ठीक है, तो इसलिए वो रात में ही अपने एरोप्लेन को लेके निकल जाते हैं। वो फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड में उनकी फैमिली रहती है, तो वो अपने हॉलीडे में इंग्लैंड के लिए निकल पड़ते हैं। रात में ही। वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं और वो अपने हॉलीडेज़ के बारे में स्वप्न देख रहे होते हैं कि कैसे वो अपने फैमिली के साथ सब कुछ एंजॉय करेंगे। स्काई में क्लियर स्काई था, तो सारे स्टार जो है वो साइन कर रहे थे और जो पेरिस सिटी थी वो भी जो है वो नीचे से देख सकते थे। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड अबाउट द वे। वो पेरिस कंट्रोल से रास्ते के बारे में सारा जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर वो उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम उन्हें बताता है कि उन्हें वेस्ट में 12 डिग्री पर टर्न करना है। तब वो जाके मतलब जो इंग्लैंड जाने के लिए उनको 12 डिग्री पर वेस्ट में टर्न करना होगा। फियर ऑफ स्टॉर्म, यानी तूफान का खतरा। तो सब कुछ जो था वो अच्छे से चल रहा था। फिर उन्होंने देखा कि जो है एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल बिफोर ही सा द स्टॉर्म क्लाउड्स एंड पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। ठीक है, अब पेरिस कंट्रोल रूम में तो उनको 12 डिग्री वेस्ट पर जाने का इंडिकेशन दे दिया और फिर उसी इंडिकेशन को पालन करते हुए वो वेस्ट में 50 डिग्री पर टर्न करके जब चले जाते हैं, जब 150 किलोमीटर उस कंट्रोल रूम से वो दूर चले जाते हैं, तब वो तूफान वाले बादल देखते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही वो तूफान वाले बादल देखते हैं वो घबरा जाते हैं। और ये सबके लिए ये नेचुरल है। कोई भी अगर वहाँ रहता तो डर जाता, तो जो ऑथर है वो पैनिक हो जाते हैं, उनको घबराहट होने लगती है। और he knew that it was not possible to fly up and over those storm clouds. He was confused for a रेट्यूमेंट। ठीक है, वो सोचते हैं कि ऐसे तूफान में जो है एरोप्लेन को उड़ाना उनके लिए जो है कठिन होगा और ये उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक पल के लिए कि वो रुके, क्या करें, वो रुके या आगे के लिए अपनी जर्नी को ऐसे ही शुरू रखें। ठीक है, तो वो एक थर्ड जो पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब थर्ड जो पैराग्राफ है, ए रिस्की बट ब्रेव डिसीजन ऑफ द अदर। फिर एक कंफ्यूज होते हैं अदर कि क्या करें, रुका जाए या चला जाए। फिर एक रिस्की और एक ब्रेव डिसीजन अदर जो लेखक हमारे ऑथर वो लेते हैं। ठीक है, एज एवरीथिंग वॉज फेयरफुल एट द मोमेंट। उस समय सब कुछ डरावना था, सब कुछ भयानक था, एकदम अंधेरी रात थी। आप खुद इमेजिन करिए, अंधेरी रात थी और आप अकेले एक एरोप्लेन लेके उड़ रहे हैं, आपको अपने घर जाना है।
तो फिर तूफ़ान आ रही है, फिर आप सोच रहे हैं कि मतलब आपको घर जाने बहुत दिन से आप अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं और आप एकदम मिलना चाहते हैं, और तूफ़ान है तो क्या आप फिर एक तुरंत तूफ़ान आ ही नहीं रहती, फिर तुरंत तूफ़ान आ जाती है तो आप घबरा जाएंगे, कोई भी घबरा जाएगा, नेचुरल है ये। तो ऐसे अथर घबरा जाते हैं, लेकिन सब कुछ डरावना होता है, लेकिन वो एक रिस्की और ब्रेव डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो स्टोर में ही जो अपने एरोप्लेन को उड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो एरोप्लेन को स्टोम में लेके जाते हैं, वहाँ पर स्टोम में क्या होता है कि सब कुछ वहाँ पर उनका टूट फूट जाता है, उनके एरोप्लेन का जितने भी सिस्टमेटिक मशीन्स होते हैं, कंपास वगैरह सब टूट जाते हैं। कंपास के साथ साथ जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जिससे कि वो कंट्रोल रूम से कनेक्टेड थे, वो भी सब जो है काम करना बंद कर देता है। वो कुछ भी बाहर जो अपने प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पाते हैं, और प्लेन जो है जंप और ट्विस्ट करने लगती है, यानी इधर उधर घूमने लगती है एयर में। वो पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करना बंद कर दिए थे, और वो अब जो है स्टोम में खो चुके थे। अब उनको नहीं पता था कि वो आकाश में कहाँ है, ठीक है। सोच के कितना भयानक लग रहा है, ठीक है। वो भी रात में तूफान था और वो आकाश में पता ना कहाँ वो मतलब खो गए थे उस तूफान में। फिर क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ, ए ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड, एक काला, सब कुछ नहीं है, एकदम आकाश में वो अकेले एक एरोप्लेन में बैठे हैं और एक एरोप्लेन को उड़ा रहे हैं। एरोप्लेन इधर उधर जा रही है तूफान में, और किसी भी कंट्रोल रूम से उनका कोई भी जो है कनेक्शन नहीं है, कोई भी वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तभी क्या होता है एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, ठीक है। अचानक से जो ऑथर हैं वो एक ब्लैक एरोप्लेन को देखते हैं उस स्टोम में, और उसी तूफान में वो एक देखने की एक एरोप्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है, और उस एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो अपने हाथ से इशारा, उसमें उस एरोप्लेन की लाइट्स भी बंद होती हैं, उसकी लाइट्स भी नहीं जल रही थी। जो उनके एरोप्लेन के पंख जो होते हैं, उनके एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उन पर लाइट्स लगी होती हैं, वो भी बंद था, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ही अजीब था कि इतनी तूफान में भी कौन लाइट बंद करके एरोप्लेन को चला रहा है, ठीक है। लेकिन वो खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो इस तूफान में अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई एक और भी इंसान था, ठीक है। फिर उनको उतना डर नहीं लग रहा था। फिर वो अचानक से क्या देखते हैं कि उस एरोप्लेन में से जो है, उस ब्लैक एरोप्लेन में से एक पायलट अपना हाथ उनकी तरफ ऐसे दिखाता है और उनको सिग्नल करता है कि वो मतलब ऐसा वो हाथ से अपना सिग्नल दे देता है उनको कांटेक्ट करने के लिए कि आप मेरा पीछा कीजिए, वो उनको रास्ता बताएगा, ठीक है। अब चूंकि ऑथर के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो किधर जाए, उनका कोई भी मशीन भी वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए उनके पास लास्ट ऑप्शन यही था कि वो उस स्ट्रेंजर को जो है, उस स्ट्रेंजर का पालन करे, वो जिधर उनको ले जा रहा था उसकी बात माने, ठीक है। क्योंकि वही दोनों केवल सिर्फ वहाँ पर थे, तो इसलिए वो उसको मतलब उसका इशारा कि वो मान लेते हैं। ए सेफ़ लैंडिंग, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे वो जो है एक सेफ़ लैंडिंग जो है, कैसे वो नीचे आराम से उतर जाते हैं, उनकी प्लेन जो है लैंड कर जाती है नरेटर की। तो लगभग आधे घंटे तक जो है जो लेखक हैं वो अपने एरोप्लेन को फ्लाई करते उड़ाते हैं, लेकिन उनके लिए एक अजीब बात थी क्योंकि उनके एरोप्लेन में जो है फ्यूल बहुत कम था। मतलब उनके एरोप्लेन में इतना फ्यूल था जिससे कि वो 5 से 10 मिनट के लिए केवल उड़ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आधे घंटे तक अपने प्लेन को उड़ा लेते हैं। उनको ये बहुत ही जो है अजीब लगता है, ठीक है। मतलब ये कैसे हो सकता है, आखिर कैसे पॉसिबल है। ही फेल्ट टीयरफुल बट सडनली ही सा 2 ब्राइट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्हें बहुत ही डर लगता है, उनकी आंखों में आंसू रहता है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उनके सामने 2 चमकीले जो है लाइन्स उनके सामने आती हैं, उनके आंखों के सामने। और ये क्या होता है, एक रनवे होता है जहाँ पर प्लेन को लैंड किया जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, अब उनको मतलब उनकी थोड़ी जान में जान आती है और वो अपने प्लेन को सेफली लैंड कर देते हैं, जिससे कि जो है उनको एक रिलीफ मिलता है, उनको आराम मिलता है। और ये एकदम एक उनके लिए मिरेकल था, एक चमत्कार था उनके लिए, क्योंकि एकदम वो तूफान में खो चुके थे और एक अजीब से एक स्ट्रेंजर आया, उनकी मदद करके चला गया। वो रनवे पर आ गए और वहाँ पर उन्होंने अपने प्लेन को लैंड कर लिया। तो ये उनके लिए एक मिरेकल ही था, चमत्कार था, ठीक है। द ग्रेटेस्ट सरप्राइज, अब इस स्टोरी का जो ट्रेजेडी पार्ट है कि सबसे ग्रेटेस्ट सरप्राइज़ क्या होता है, कब वो लेखक जो अचंभित हो जाते हैं। जैसे ही जो है वो ऑथर जो है, जो लेखक हैं, वो अपने प्लेन से बाहर, जब अपने प्लेन को लैंड कर लेते हैं तब वो प्लेन से बाहर आते हैं ताकि वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को उसको धन्यवाद दे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उतरते हैं अपने प्लेन से, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। वो कंट्रोल टावर के पास जाते हैं और उस कंट्रोल टावर में एक वुमेन बैठी होती है, एक लेडी बैठी होती है, जो कि उसको सब पता होता है कि कौन सी प्लेन कब आएगी, किस टाइम पर आएगी, कौन पायलट किस प्लेन को उड़ा रहा है, ये सब उस कंट्रोल रूम में बैठी लेडी को पता होता है, ठीक है। किसी भी कंट्रोल रूम में बैठी लेडी को ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती हैं। तो जो पायलट जो नरेटर है वो दौड़े दौड़े वहाँ पे जाते हैं ताकि वो उससे पूछे कि वो जो एक ब्लैक एरोप्लेन था उसके पायलट कौन थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो नरेटर है वो एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उस कंट्रोल रूम की लेडी से बात बोलते हैं,
तो उस नरेटर की शब्दों को सुनकर जो वो लेडी होती है वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था, केवल आपके एरोप्लेन को छोड़कर यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था। और ये लेखक के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज होता है, मतलब बहुत ही उनको आश्चर्य लगता है कि कैसे, अभी तो उनको एक ब्लैक एरोप्लेन ने उनको ऐसे साइन दिया था, अपने हाथ से इशारा किया था कि वो उनको फॉलो करे, और उनको फॉलो करके ही वो उन्होंने अपने प्लेन को लैंड किया था। उन्हीं की उसी वो स्ट्रेंजर की वजह से उनकी जीवन बची थी। और अब ये कंट्रोल रूम की लेडी बोल रही थी कि इनके उस नैरेटर के प्लेन के अलावा और वहाँ पे उस टाइम कोई भी प्लेन नहीं उड़ा था, ठीक है। तो वो कुछ समय के लिए बहुत उनको अजीब लगता है, ठीक है। और उनको इसका कोई भी उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, कोई भी रीज़न नहीं होता है कि वो कौन था, आखिर में कौन उनकी हेल्प करके चला गया, ठीक है। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब एक ट्रेजेडी वाली टाइप की स्टोरी थी। आखिरी में नहीं बताया कि वो अननोन फ्रेंड नहीं था और कौन था, ठीक है। फिर वो ऐसे सोच लिया होगा, वो नरेटर है वो सोच लिए होंगे कि वो कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना फरिश्ता कोई आके उनकी मदद करके चला गया, ठीक है। तो ऐसे ये एक मिरेकल उनके साथ हुआ था, चमत्कार हुआ था। फिर से हम इस एक बार चैप्टर के हाईलाइट्स को देख लेते हैं, जैसे कि चैप्टर का एक बार फिर से हम ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। तो क्लियर स्काई थी और तारे चमक रहे थे। जो ऑथर था उनको अपनी फैमिली से मिला था, वो चाहते थे कि अपनी फैमिली के साथ जाकर ब्रेकफास्ट करें। सुबह 1:30 पर जो है वो उड़ना स्टार्ट करते हैं और वो डकोटा एरोप्लेन को उड़ाते हैं और उनको पेरिस कंट्रोल रूम से 12 डिग्री वेस्ट जो है मुड़ने का जो है उनको इंडिकेशन मिलता है पेरिस कंट्रोल रूम से। फिर वो उस इंडिकेशन को फॉलो करते हुए अपने एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं। फिर 150 किलोमीटर जब दूरी पर वो पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तो फिर उनके सामने जो है तूफान वाले बादल आने लगते हैं। वो फिर ये निर्णय लेते हैं, एक ब्रेव निर्णय लेते हैं कि वो उसी स्टोव में जाएंगे, क्योंकि उनको फैमिली से मिलना था। ये एक रिस्की डिसीजन था ऑथर के लिए, लेकिन उनकी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो उत्सुक थे, इसलिए वो ये रिस्की डिसीजन भी लेने को तैयार थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो स्टोव में खो जाते हैं, उस तूफान में खो जाते हैं। उनके सारे इंस्ट्रूमेंट जो उनके एरोप्लेन में लगे हुए थे वो काम करना बंद कर देते हैं। उनका कंट्रोल रूम से सारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रह पाता है, ठीक है। एक फिर अचानक क्या होता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, जिसको ऑथर जो है उस स्टोर में देखते हैं। फिर वो क्या होता है कि जो वो ब्लैक एरोप्लेन होता है उसमें से उसमें एक पायलट होता है और वो अपने हाथ हिलाकर जो है ऑथर को इंडिकेट करता है कि वो उनको फॉलो करे। तो क्या होता है कि ऑथर के एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है, इतना फ्यूल होता है कि वो लगभग 5 से 10 मिनट ही चल सकते हैं, लेकिन उतने कम फ्यूल में भी लगभग वो आधे घंटे तक जो है अपने एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं, उसी ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करते हुए, और उसी को वो फॉलो करते हुए वो सेफली जो है लैंड कर जाते हैं रनवे पर ऑथर। और जैसे ही वो एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं ताकि वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंकफुल बोले, वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था उनके एरोप्लेन के अलावा। फिर ऑथर जो है वो दौड़कर कंट्रोल टावर के पास जाते हैं। वहाँ पर बैठी वुमेन से वो पूछते हैं कि यहाँ पर वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गई। तो वो जो लेडी होती है वो हंसने लगती है उन पर, क्योंकि और वो एकदम बिल्कुल ही जैसा कि वो जो लेखक थे वो सोचे भी नहीं होंगे ऐसा जवाब उस लेडी ने दिया। उन्होंने बोला कि आपके एरोप्लेन के अलावा यहाँ पर कोई भी और दूसरी एरोप्लेन नहीं थी। और ये लेखक के लिए बिल्कुल एक मिरेकल था और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था कि आखिर किसने उनका जीवन बचाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाती है, एक मिरेकल स्टोरी है। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।